नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की अपनी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर। ये चैप्टर आपका 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। तो चलिए बच्चों प्यारे, फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं क्या वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह के कई सारे कारण थे, जिसमें से राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, ये सभी कारण इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की एक विलय नीति थी, जिसमें भारतीय प्रांतों पर कब्जा करके उसे ब्रिटिश भारत में मिलाना था। दूसरी चीज़ थी 1798 की लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक नीति। सहायक संधि को हम इसमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं। तो 1798 की लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, ये भी एक राजनीतिक कारण बनी थी। अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कई तरह के धार्मिक चेंजेस किए गए थे, जिसमें से पहला है कि 1829 में सती प्रथा को, ये बेटा सती है, ठीक है, यह सती लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, सती प्रथा को समाप्त करना। दूसरा था हिंदू विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति देना। तीसरा दत्तक ग्रहण को अवैध घोषित करना। आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारणों में से पहला कारण था इस्तेमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसे राजस्व संग्रहण की नीतियाँ। दूसरा कारण इसी में अंग्रेजों द्वारा मूल्यवान जो वस्तुएं थीं, नील, कपास, कपड़े, इन सब के व्यापार पर एकाधिकार कर लेना। तीसरा कारण है इंग्लैंड से बनी वस्तुओं के कारण भारतीय बुनकर, सूती वस्त्र बनाने वाले मोची, बढ़ई, लोहार जैसे लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। अगर हम इसके तात्कालिक कारणों की बात करें तो तात्कालिक कारणों में से सबसे बड़ा कारण था सिपाहियों को पता लगा था कि बंदूकों के कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भड़काने वाला कारण था। दूसरा इसमें यह है सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और हथियार और गोला बारूद सब लूट लिए थे। फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण लिखिए। तो बच्चों 1857 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण यहाँ नीचे दे रखे हैं, जिसमें से पहला कारण था विद्रोह का देशव्यापी प्रसार न हो पाना। इसका मतलब ये है कि ये विद्रोह भारत के समस्त भाग में पूरी तरह नहीं फैल पाया था, सिर्फ उत्तर भारत में ये विद्रोह हुआ था। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इस विद्रोह के प्रभाव वहाँ पर ना के बराबर देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण इसी में यही था कि प्रभावी नेतृत्व का ना हो पाना। इस विद्रोह में वैसे तो कई सारे नेता हुए थे, परंतु किसी भी नेता का समस्त भारत पर कोई प्रभाव नहीं था। मुगलों के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो इस विद्रोह को सिर्फ नाम मात्र का ही समर्थन दे रहे थे। तीसरा कारण अगर बात करें तो भारतीयों के पास परंपरावादी हथियार थे। कहने का मतलब उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। इस विद्रोह में भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। जबकि हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों के पास तोप, बंदूकें, गोला बारूद, इन सब का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि भारतीयों के पास चाकू, कुल्हाड़ी, तीर कमान, भाले, तलवार, यही सब मौजूद थे। फोर्थ कारण की बात करें तो भारत में इस क्रांति में तालमेल का काफ़ी ज़्यादा अभाव था। इस विद्रोह में कोई तालमेल नहीं था, कोई भी नेता एक दूसरे की सहायता नहीं ले रहे थे। विद्रोह को शुरू करने का समय भी सही नहीं था। विद्रोह सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा था और विद्रोह के दौरान घटने वाली घटनाओं की खबर एक दूसरे तक काफ़ी देर में पहुँचती थी। और पांचवें कारण की बात करें तो यहाँ पर सभी के सभी अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। 1857 के विद्रोह को भारत को आज़ाद कराने के लिए कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि स्थानीय नेताओं को अपनी सत्ता को वापस पाने का ये सिर्फ एक प्रयत्न था। इस विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह में शामिल सभी तरह के वर्ग सिर्फ अपने मतलब के लिए ही विद्रोह कर रहे थे, जिस वजह से ये सभी संगठित नहीं थे। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन है सहायक संधि से क्या अभिप्राय है। सहायक संधि क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के समस्त प्रांतों पर कब्जा करने के साथ साथ देसी रियासतों को भी अपने साथ अपने अधीन करना, यही एक सहायक संधि है। इस सहायक संधि इन सभी देसी रियासतों का विलय करने के लिए सहायक संधि को लाया गया था। यह संधि 1798 में लॉर्ड वेल्सले के द्वारा लाई गई थी और इस संधि के द्वारा ही झांसी, सतारा और अवध जैसी देसी रियासतों पर कब्जा कर लिया गया था। अगर हम इस संधि की बात करें तो इस संधि में निम्नलिखित नियम और शर्तें थीं। पहला नियम ये था कि अंग्रेज रियासतों की बाहर
और आंतरिक खतरों से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अंग्रेज़ों की ये जिम्मेदारी थी कि रियासतों की रक्षा वो करेंगे, चाहे हो उसके बाहरी खतरे हों या आंतरिक खतरे हों। दूसरी शर्त ये थी कि रियासतों में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी हमेशा तैनात रहेगी, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों को तैनात रखा जाएगा उस रियासत में। तीसरा कारण ये था कि रियासतों की सैनिक टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था भी उसी सैनिक रियासत के राजा को करनी होगी। चौथा नियम ये था कि रियासतों के शासक ना तो किसी और शासक के साथ कोई संधि कर सकेंगे और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी के साथ भी युद्ध कर सकेंगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि अवध के अधिग्रहण से तालुकदारों की स्थिति में क्या अंतर आया था। तो अवध के अधिग्रहण से तालुकदारों की स्थिति पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बदल गई थी। अगर हम बात करें अवध के विलय के बाद एक मुश्त बंदोबस्त नाम की यहाँ पर राजस्व प्रणाली अवध में लागू की गई थी और ये प्रणाली जो थी वो इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिचौलिए होते हैं, जिनके पास ज़मीन का कोई मालिकाना हक नहीं होता और उन्होंने जितनी भी ज़मीन उनके पास है बल और धोखाधड़ी के जरिए उन्होंने अपना वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया है। इस समझौते से जब भी संभव हो तालुकदारों को बेदखल कर देने का ब्रिटिश सरकार को अधिकार दे दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश शासन के आने से पहले अवध में गांवों की कुल संख्या का 67% तालुकदारों के पास होता था, पर इस एक मुश्त बंदोबस्त के बाद यह संख्या सिर्फ 38% रह गई थी। अगर इस संख्या की बात करें तो ये संख्या सिर्फ 38% रह गई थी। बहुत से तालुकदार अवध के नवाब के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, तो बहुत से तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। तालुकदारों के बेदखल करने का मतलब ये था कि एक पूरी सामाजिक संरचना क्या हो गई है, टूट गई है, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में फसल की विफलता या त्योहारों या फिर किसी बीमारी वगैरह पर किसानों की मदद किया करते थे, पर अब तालुकदार नहीं रहे थे तो उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। तो विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से पहला तरीका था कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम से एक घोषणा पत्र, जिसे आजमगढ़ घोषणा पत्र कहा गया, उसे जारी किया गया था। ये 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया था और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के सह अस्तित्व का गौरवगान कहा गया था। इसमें लोगों से मोहम्मद और महावीर दोनों के मानकों के तहत लड़ाई में शामिल होने की अपील की गई थी। इस विद्रोह की घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना लोगों से अपील की गई थी कि बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से भी की गई, पर इसमें हिंदुओं की भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान किया गया। चौथा कारण यह था, सभी विद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकार की विलय नीति और उनके द्वारा तोड़ी गई संधियों की क्या की, निंदा की। पांचवें कारण की बात करें तो विदेशी व्यापार, जिसने स्थानीय व्यापारियों को बेरोजगार और बुनकरों को लाचार बना दिया था, इसकी भी निंदा की गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ गए हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए पहले तो कई तरह के कानून पास किए। दूसरी चीज़, भारत में उन्होंने मार्शल लॉ को लागू कर दिया और साथ में फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी भारतीयों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया गया। विद्रोहियों को मौत की सज़ा दी गई और उन्हें सरेआम फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। कुछ विद्रोहियों को तो तोप के मुहाने पर बांधकर जिंदा ही उड़ा दिया गया। दिल्ली को फिर से जीतने के लिए उन्होंने कलकत्ता और पंजाब से सैनिक बुलाए गए, जिन्हें विद्रोहियों का सामना करना था। अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से पूरी तरीके से विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से अंग्रेज सैनिक टुकड़ियों की कंपनी को भारत बुलाया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने खूब सारी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ गए हैं। विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं। अगर हम बात करें इसकी तो इनकी कई सारी शिकायतें थी। 1820 में अंग्रेजी सैनिक अफसरों को भारतीय सैनिकों से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता था। वे लोग भारतीयों के साथ स्नेह से बात करते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध किया करते थे, हिंदुस्तानी भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे और उनके साथ इस तरीके से रहते थे जैसे एक अभिभावक रहता है। पर 1840 तक आते आते ये सब कुछ बदल गया और उनकी शिकायतें बढ़ने लगी। शिकायतें उनकी ये थी कि अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा था और वो सिपाही को कमतर नस्ल का मानने लगे थे।
अगर हम इसी की बात करें अगले पॉइंट में, तो वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे और गाली गलौच और शारीरिक हिंसा तो आम बात हो गई थी। सिपाहियों और अफसरों के बीच में फासला बढ़ता ही चला जा रहा था और इसने संदेह की जगह भी ले ली। अगर हम बात करें सिपाहियों की, तो उन्हें वेतन बहुत कम मिलने लगा था। सिपाहियों को छुट्टी भी ना के बराबर मिलती थी। अब सिपाही अफसरों की बात की अवज्ञा करने लगे और अपने हाथ में हथियार उठाने लगे। ये सारे कारण थे जो उन्होंने उस समय शिकायतें की। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ चुके हैं। 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों का क्या योगदान था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1857 का विद्रोह अफवाहों और भविष्यवाणियों के कारण ही बहुत तेज गति से फैला। तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों का विद्रोह को फैलाने में काफ़ी अहम योगदान था। पहली चीज़ तो यही थी कि गाय और सुअर की चर्बी के लेप का बंदूकों की कारतूस पर लगा होने की अफवाह की वजह से सैनिकों ने उसे इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, पूरी तरीके से मना कर दिया, क्योंकि इससे हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म क्या हो रहा था, भ्रष्ट हो रहा था। इसलिए अंग्रेज अफसरों को उन्होंने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार की नीतियों से लगा कि अंग्रेज जो हैं भारतीयों को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं, इसलिए भी लोगों में विद्रोह के लिए गुस्सा भड़का। एक डर और संदेह ये भी था कि अंग्रेज जो हैं भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेज ये सब कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो हम ईसाई बन सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों का मानना था और ऐसा उस समय के भारतीय लोग कह रहे थे। ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि 23 जून 1857 को प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रिटिश शासन जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए इन सभी अफवाहों और भविष्यवाणियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को फैलाने का पूरी तरीके से काम किया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, इसके कोई 3 बिंदु स्पष्ट कीजिए। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज़ तो यही कहा कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार करने के लिए कई नीतियाँ बनाई थी, जिसके तहत अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेजेस खोले, पश्चिमी सभ्यता, विज्ञान और उदार कलाओं के संस्थान स्थापित किए, और इन सभी का उद्देश्य था भारतीय समाज में पूरी तरीके से सुधार करना। पर भारतीयों ने इसे गलत तरीके से लिया। अंग्रेजों ने भारत के अंदर सामाजिक सुधार के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रकार के कानून बनाए। इस कानून से भी भारतीयों का अफवाहों पर क्या बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था, जिस वजह से ईसाई मिशनरियों के कारण लोगों को ये लगने लगा कि अंग्रेज भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए भी भारतीयों ने अफवाहों पर पूरी तरीके से विश्वास किया, और इस तरह के कई अन्य कारण भी मौजूद हैं जिनका भारतीयों ने विद्रोह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। फटाफट से हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी है कि अवध पर अधिकार करने में अंग्रेजों की दिलचस्पी का क्या कारण था। तो अंग्रेजों की दिलचस्पी का क्या कारण था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। लॉर्ड वेल्सले ने 1801 में अवध में सहायक संधि की शुरुआत की थी, और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध के राज्य में और दिलचस्पी अपनी विकसित की। अंग्रेजों ने अवध को कपास नील के उत्पादक के रूप में और ऊपरी भारत के प्रमुख बाजार के रूप में देखा था। 1850 के दशक में अंग्रेजों ने मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल जैसे भारत के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1856 में अवध के विलय ने क्षेत्रीय विलय को पूरा किया, जो एक सदी पहले बंगाल के विजय से शुरू हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह को डलहौजी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया और उन्हें इस दलील पर कलकत्ता भेज दिया गया कि वो अवध पर गलत तरीके से शासन कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ये मानती थी कि नवाब वाजिद अली शाह जो है एक लोकप्रिय शासक नहीं है। तो बच्चों, ये 10 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।